हेलो स्टूडेंट। आज मैं पोल साइंस पार्ट 1 का क्लास 11 चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व पढ़ाने जा रहा हूं। और आज जो चुनाव और प्रतिनिधि ये जो चैप्टर है परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर के बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि खूब ध्यान से और अच्छे तरीके से इस चैप्टर पर को पढ़िएगा और मेरे जो वीडियो है उसको 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखें और देखने से ही आपको सारी विषय वस्तु जो है याद हो जाएगी और समझ में आ जाएगा। यदि आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स जो है वो मिलता रहे नोटिफिकेशन के थ्रू। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या मेरी पढ़ाई हुई बातों आपको समझ में आती है, आपको थोड़ा सा भी अगर मदद करती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर के जो अभी आज मैं जो विषय लेके पढ़ा रहा हूं उस विषय के मेन जो विषय वस्तु क्या है वो है सबसे पहले चुनाव क्या है, उसके बाद लोकतंत्र में चुनाव का महत्व क्या है, लोकतांत्रिक चुनाव की पहचान क्या है और चुनाव के प्रकार कौन कौन से होते हैं, हमारे भारत में कौन सी प्रणाली काम करती है, ठीक है, और अन्य देशों में कौन कौन सी प्रणाली काम करती है, इसके विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चुनाव क्या है। इस विषय पर बात करेंगे कि चुनाव क्या है। तो देखिए, चुनाव एक प्रक्रिया है जिसमें जनता के द्वारा जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है और भारत में चुनाव कराने की जो जिम्मेवारी है, उत्तरदायित्व है, वो भारतीय चुनाव आयोग को है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है। और भारत में सभी चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। तो सबसे पहले हम आगे बात करते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है। लोकतंत्र में एक किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव का क्या महत्व है, हम इस विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि चुनाव के बिना हम एक सफल लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। किसी भी लोकतंत्र में अगर चुनाव न हो तो उसे लोकतंत्र कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि बिना चुनाव के हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुन नहीं सकते। और जब तक हमारे द्वारा चुना हुआ कोई जनप्रतिनिधि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो उसको हम लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, हमें चुनाव में मनपसंद शासक चुनने का अवसर देता है। चुनाव के माध्यम से हम अपने मनपसंद के शासक को चुनते हैं जो देश चलाता है या राज्य को चलाता है या किसी भी संवैधानिक बॉडी है उसको चलाता है। लोकतंत्र में एक निश्चित अवधि पर चुनाव होते रहना चाहिए जिससे लोकतंत्र में सभी को शासन चलाने का अवसर मिले। यानी कहने का अर्थ यह है कि एक निश्चित अंतराल पे चुनाव होते रहना चाहिए। जैसे भारत में प्रत्येक 5 साल पे आम चुनाव होते हैं, ठीक। यदि निश्चित अंतराल पर ये चुनाव नहीं होते हैं तो कुछ तानाशाही सरकारें या तानाशाह लोग चुनाव नहीं करवा करके और जनता पर शासन करने लगते हैं। इस अवस्था में लोकतंत्र जो है वो खतरे में पड़ जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक एक निश्चित अवधि पर चुनाव होते रहना चाहिए ताकि समय समय पर हम अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनको हम चुनाव के माध्यम से उनको बदल सकें। उसके बाद अगला पॉइंट है, चुनावी प्रक्रिया द्वारा प्रतिनिधि चुने जाने पर आपसी लड़ाई झगड़े नहीं होते और सभी संतुष्ट रहते हैं। अगर हम जनप्रतिनिधि एक चुनाव के माध्यम से करते हैं तो इससे क्या होता है कि सबको संतुष्टि मिलती है। अगर बिना चुनाव किए अगर हम किसी को जनप्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है, लोगों के अंदर एक अविश्वास और असंतुष्टि पैदा होती है और जिसके कारण क्या होता है कि
सिस्टम जो है वो बेकार सा होने लगता है, या लोगों के अंदर जो है सत्ता के खिलाफ या जनप्रतिनिधियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, चुनाव सभी को लोकतंत्र में भागीदारी का मौका देता है। चुनाव जो है वो सभी को लोकतंत्र में जन भागीदारी का मौका देता है, जनता का सेवा करने का मौका देता है। तो चुनाव का ये जो मैंने भी बताया है, सभी जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं, ये सारे लोकतंत्र में चुनाव के महत्व को दर्शाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव की पहचान क्या है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो चुनाव कराया गया है वो लोकतांत्रिक तरीके से कराया गया है। बात समझ में आ रहा? जो चुनाव करवाया जाता है वो लोकतांत्रिक चुनाव हुआ है या नहीं, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? कौन कौन ऐसे साइन है इसके जिससे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये चुनाव जो हुआ है सही हुआ है, लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है, ठीक है, या गैर लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। अब हम बात करते हैं किसकी क्या पहचान है। तो लोकतंत्र में चुनाव का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसा कहा जाए कि चुनाव के बिना हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः लोकतांत्रिक चुनावों की जो है वो निम्नलिखित पहचान होती है। कौन कौन सी होती है, आइए हम जानते हैं इस बात को। तो लोकतांत्रिक चुनाव की पहचान है, सबसे पहला कि वो चुनाव सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का प्रयोग करके किया गया हो। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार आप सभी ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। चुनाव में जब सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 18 साल या उससे अधिक का कोई भी व्यक्ति बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, रंग भेद आदि के भेदभाव किए बिना यदि वो को वोट देने का अधिकार है, ठीक है, और इस प्रकार जो व्यक्ति जाकर के वोट देता है उसे ही हम सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार कहा जाता है। हम देखते हैं कि जिस चुनाव में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं होता है वह लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होता है। यदि हम उसमें से कुछ लोगों को चुनाव से वंचित कर देते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग भेद के नाम पर, लिंग के नाम पर, ठीक है, तो ऐसे चुनाव अगर भेदभाव करके कराया जाता है तो उसे हम सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार नहीं कहेंगे, और ऐसे चुनाव जो है लोकतांत्रिक नहीं कहा जाएगा। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है पहचानने का कि चुनाव संबंधी विकल्प होने चाहिए। जैसे किसी भी चुनाव में आपने देखा होगा कि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है। 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जनता को अधिक से अधिक विकल्प दिया जाए, यानी कि अधिक से अधिक लोगों में से वो अपने मनपसंद लोगों को चुन सके। ठीक है, तो जिस चुनाव में अगर विकल्प नहीं मिल रहा है आपको, एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है, बोला जाता है कि भाई आप इनको चुन लो, तो इसको भी हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कहेंगे। समझ में आ रही है सबको? यदि उस चुनाव में आपको विकल्प नहीं दिए जाते हैं, 2 या 2 से अधिक लोगों की उम्मीदवारी नहीं होती है, तो आप समझ जाइए कि ये लोकतांत्रिक चुनाव नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार की संख्या 1 से अधिक होनी चाहिए, जिससे मतदाताओं को चुनने का विकल्प मिल सके। अगली पॉइंट पे आते हैं हम लोग। आवधिक निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। आवधिक निर्वाचन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन प्रणाली क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। कोई भी चुनाव एक निश्चित अंतराल पे होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 साल पे होता है, तो आवधिक निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। एक निश्चित अंतराल पर चुनाव करा देना चाहिए, चुनाव को टालना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर अविश्वास फैलता है और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आघात पहुंचता है। इसलिए एक निश्चित
समय पे चुनाव होना चाहिए, ताकि 4 या 5 वर्ष के अंतराल पर जनप्रतिनिधियों को बदला जा सके। राज्यसभा में हर 2 वर्ष पर 1/3 जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है। अब हम आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है, चुनावों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के लिए चुनाव आयोग जैसा एक संवैधानिक संस्था होना चाहिए। कोई भी चुनाव एक संवैधानिक संस्था, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कोई एक ऐसा बॉडी हो जो चुनाव की देखरेख करे, निगरानी करे और उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर सके, ऐसा एक बॉडी हो। ठीक है, जैसा कि भारत में भारतीय चुनाव आयोग जो है क्या है, एक संवैधानिक संस्था है और वो क्या करता है, भारत में चुनाव करवाता है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाता है और वो समय पर, बिल्कुल निश्चित समय पर चुनाव करवाता है और सभी को संतुष्ट करता है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए चुनाव आयोग है जो राज्यों और केंद्र के लिए एक निश्चित अवधि पर चुनाव करवाता है और उसकी निगरानी करता है। अब हम बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से चुनाव होते हैं या चुनाव के कौन कौन से प्रकार हैं। हमने चुनाव क्या है पढ़ा दिया, लोकतंत्र में चुनाव का महत्व क्या है ये पढ़ा दिया, लोकतांत्रिक चुनाव की पहचान क्या है ये हमने पढ़ाया अभी। और आगे हम बात करें चुनाव के प्रकार। तो चुनाव के प्रकार दो तरीके का है, एक है साधारण बहुमत प्रणाली, एक है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो इस विषय पर हम आज बात करेंगे और देखते हैं कि ये साधारण बहुमत प्रणाली क्या होता है। तो चुनाव की यह वह पद्धति है, साधारण बहुमत प्रणाली जो है या साधारण बहुमत पद्धति जो है वो क्या है, चुनाव की यह वह पद्धति है जिसमें यदि किसी प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों में से एक भी मत अगर अधिक मिल जाता है, एक भी मत अधिक मिल जाता है तो उस व्यक्ति को विजेता घोषित कर दिया जाता है। साधारण बहुमत प्रणाली में क्या होता है, एक एग्जांपल देकर मैं समझाता हूं। यहां पर देखो, अगर मान लो कि किसी चुनाव में हमारे पास 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी और ई। ए को 150 मत मिले, बी को 135 मत मिले, सी को 151 मत मिले, डी को 90 मत मिले और ई को 10 मत मिले। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि इन सभी में मतों का बंटवारा हो चुका है, इन सभी में मतों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन यहां पर ए को अधिकतम 150 मत मिले हैं, बी को 135, सी को 151, डी को 90 और ई को 10 मिले हैं। लेकिन सी को क्या मिला है, ए से 1 मत अधिक मिला है। तो इस स्थिति में साधारण बहुमत जो प्रणाली है, इस साधारण बहुमत प्रणाली के हिसाब से क्या होगा, सी को क्या घोषित किया जाएगा, विजेता घोषित किया जाएगा। ठीक है, ये है साधारण बहुमत प्रणाली। अब साधारण बहुमत प्रणाली के फायदे भी हैं और इसकी हानियां भी हैं। ठीक है, डिमेरिट जिसको बोला जाता है। तो आगे हम इस पर भी बात करेंगे कि साधारण बहुमत प्रणाली के क्या दोष है और साधारण बहुमत प्रणाली भारत में क्यों अपनाई जाती है। इस पर भी प्रश्न पूछ सकता है कि क्या कारण है कि भारत में साधारण ही बहुमत प्रणाली अपनाई जाती है। बहुत सारे देशों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को भी अपनाया जाता है, लेकिन भारत में जो आम चुनाव होते हैं, राज्यों के जो चुनाव होते हैं, उसमें किस प्रणाली का यूज किया जाता है, साधारण बहुमत प्रणाली का उपयोग किया जाता है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल देकर समझा दिया कि साधारण बहुमत प्रणाली में यदि जो विकल्प हमारे पास दिए गए हैं, उस विकल्प में से अगर यदि किसी भी विकल्प को एक मत भी किसी एक के मुकाबले अगर एक मत भी अधिक मिलता है तो वह व्यक्ति विजेता घोषित कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि इस साधारण बहुमत प्रणाली के क्या दोष हैं। साधारण जो बहुमत प्रणाली है इसके क्या दोष हैं। यह प्रणाली अलोकतांत्रिक और अनुचित है क्योंकि विजेता व्यक्ति कोई आवश्यक नहीं है कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र का बहुमत का प्रतिनिधित्व करता हो। अब यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि हम बात करें कि बहुमत का प्रतिनिधित्व क्या होता है। बहुमत का प्रतिनिधित्व
तो आइए इसको समझते हैं कि बहुमत का प्रतिनिधित्व क्या होता है। देखिए, अगर हम इस कुल मत को जोड़ दें तो कुल मत कितना हो जाएगा? 6 13, कुल मत कितने पड़े हैं? 536। अब 536 का आधा कितना होगा? 536 का आधा होगा 268। ये हो गया आधा। तो बहुमत किसको कहा जाता है? आधा से एक अधिक। बहुमत किसको कहा जाता है? आधा से एक अधिक। आधा से जब अधिक होता है उसको बोलेंगे बहुमत है, और आधा से कम रह जाए तो उसको बोलेंगे कि बहुमत नहीं है। तो अब देखो, इस कोई किसी भी व्यक्ति को बहुमत कब कहा जाएगा? वास्तव में बहुमत कब कहा जाएगा? ठीक है, जब उसको 269 मत मिले होते तो हम उसको बोलते कि अपना बहुमत से अधिक नंबर ले आया है और ये विजेता है। लेकिन देखो यहां पर क्या हुआ है कि 151 मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति को विजेता घोषित कर दिया गया, जबकि ये क्या है? आधे से भी कम संख्या है। यानी कि इस व्यक्ति को, सी व्यक्ति को आधे से भी कम लोग पसंद करते हैं। समझ में आ रही बात? आधे से भी कम लोग सी को पसंद कर रहे हैं, फिर भी ये चुना गया। ठीक है, तो भारत में क्या होता है कि जाति धर्म के आधार पर वोट पड़ते हैं। जाति धर्म के आधार पर वोट पड़ते हैं, और जिस जाति को थोड़ा सा भी अधिक मत मिल जाता है वो क्या होता है? जाति के आधार पर जीत जाता है या विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो इस जो साधारण बहुमत प्रणाली है, इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें जो बहुमत होता है, इस बहुमत का ध्यान नहीं रखा जाता है। क्या है? इसमें बहुमत का ध्यान नहीं रखा जाता है। जिसको भी किसी अन्य के मुकाबले एक मत भी ज्यादा मिल जाता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं कि इसके और कौन कौन से दोष हैं। तो सबसे पहले है, एक और है इसका, यह पद्धति कम शक्तिशाली और अल्पसंख्यक राजनीतिक दलों के हितों के विरुद्ध है। जो लोग अल्पसंख्यक राजनीति करने वाले दल हैं वो या उसके विरुद्ध जाता है। ठीक है, आगे है, यह प्रणाली कम बहुमत वाले व्यक्ति को भी प्रतिनिधित्व बना देता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि इसको आधे से अधिक एक ज्यादा मत मिलना चाहिए था, तब उसको हम कहते हैं कि इसमें बहुमत से अधिक उसको मिला है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को थोड़े भी मत मिल जाते हैं, अब वो अन्य के मुकाबले सबसे अधिक होता है, ठीक है, तो वहां पर उसको प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है, यानी कि विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो ये भी इसका एक क्या है? डिमेरिट है। आगे हम बात करते हैं कि कम मत प्रतिशत प्राप्त होने के बावजूद 1/3 से अधिक सीटें प्राप्त किया जा सकता है। कई बार हम देखते हैं कि पूरे भारत में 5% या 6% मत प्राप्त करने वालों को भी, ठीक है, 35 से 40 सीटें क्या होती हैं? मिल जाती हैं। हम क्या देखते हैं कि किसी पार्टी को पूरे भारत में 5 या 6% मिलता है, तब भी उसको 35 से 40 सीटें ज्यादा मिल जाता है। ये इसका सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि उसका मत प्रतिशत कम है। लेकिन जब उम्मीदवारों के या प्रतिद्वंदियों के आपसी मुकाबले में क्या होता है कि कम मत प्रतिशत होते हुए भी वो इस मत प्रणाली का फायदा उठा लेता है और विजेता घोषित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे है कि कई बार विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का बहुमत प्राप्त नहीं होता। हम देखते हैं यहाँ पर कि जो कुल मत का जो बहुमत है 268, इतना भी नहीं ले पाया बंदा, और क्या होता है? वो विजेता घोषित हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि कई बार विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का बहुमत प्राप्त नहीं होता। ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ पर कुछ मत प्रतिशत है जो एनसीईआरटी के बुक में एक टेबल बनाया गया है। उस टेबल में है
कि कांग्रेस पार्टी को 48% वोट मिलते हैं और वो 415 सीटें उसको मिलती है। भाजपा को 7.4% मत मिलता है और उसको 2 सीटें मिलती है। जनता पार्टी को 6.7% मत मिलता है और उसको 10 सीटें मिल जाती है। अब यहाँ पर देखो कि भाजपा को 7.4 मिलता है तो उसको 2 सीटें मिलती है। जनता पार्टी को 6.7% ही मत मिलते हैं, भाजपा से भी कम मिलते हैं, लेकिन उसको सीटें कितनी मिल जाती है? 10। तो ये क्या है? इसके दोष हैं। किसके दोष हैं? साधारण बहुमत पद्धति के या प्रणाली के। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको टेबल को समझ सकते हैं खूब अच्छी तरीके से। आगे हम बात करते हैं कि भारत में साधारण बहुमत प्रणाली को क्यों अपनाया गया। भारत में साधारण बहुमत प्रणाली को क्यों अपनाया गया? इतने सारे गुण दोषों को देखने के बाद, इतने सारे डिमेरिट्स को हमने देखा, इतना सारा डिमेरिट होते हुए भी भारत के संविधान निर्माताओं ने, भारत के नेताओं ने आखिर इस साधारण बहुमत प्रणाली को क्यों अपनाया, क्या कारण था? ठीक है, आइए इस बात को जानते हैं। तो यह प्रणाली आसान होता है, इसे मतदाता आसानी से समझ सकता है। मतदाता जिस पार्टी को अच्छा मानता है वह उस पार्टी को अपना मत या वोट दे सकता है। इस प्रणाली के द्वारा एक अकेली पार्टी द्वारा बहुमत प्राप्त करने के अवसर अधिक होते हैं और राजनीतिक स्थिरता को भी बल मिलता है। राजनीतिक स्थिरता का मतलब ये होता है, आइए हम समझाते हैं कि राजनीतिक स्थिरता क्या होता है। तो हमने देख लिया कि इसका अपनाने के क्या कारण है कि इस प्रणाली के द्वारा एक अकेली पार्टी द्वारा बहुमत प्राप्त करने के अवसर होते हैं। यह एक ऐसा पद्धति है कि अगर किसी को थोड़े से भी मत मिल जाते हैं, ठीक है, तो कई बार उसके बहुमत आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अन्य जो प्रणालियां हैं उन अन्य प्रणालियों में बहुमत आने के चांस कम होते हैं। ठीक है, आगे एक और है इसका, इस प्रणाली से कोई भी पार्टी साधारण बहुमत प्राप्त कर आसानी से सरकार बना सकती है, जिससे त्रिशंकु संसद की संभावना कम रहती है। हमारे पास यहाँ पर दो बातें आई है निकल करके, एक राजनीतिक स्थिरता और दूसरा त्रिशंकु संसद। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। त्रिशंकु संसद को बोलते हैं हैंग पार्लियामेंट। और राजनीतिक स्थिरता का मतलब होता है, देखो राजनीतिक स्थिरता का मतलब होता है कि अगर किसी भी पार्टी को यदि बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार बनाने की संभावना कम रहेगी। पहले नंबर की सरकार नहीं भी बनती है। ठीक है, नेताओं की, राजनीतिक दलों की आपसी खींचातानी होती है, जिसके कारण सरकार बनने की संभावना कम होती है और उस स्थिति को हम बोलते हैं राजनीतिक अस्थिरता, यानी कि वो स्थिति सही नहीं है। चुनाव होने के बाद सरकार बनना ही चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, अगर चुनाव हुआ और जनता का इतना सारा पैसा खर्च हुआ चुनाव में, उसके बाद भी अगर सरकार नहीं बनती है तो जनता का पैसा क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। तो चुनाव होने के बाद भी यदि सरकार नहीं बनती है तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं राजनीतिक अस्थिरता। ठीक, अगर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं आता है तो अन्य पार्टियां क्या करती हैं? शर्तों के आधार पर अपना, ठीक है, समर्थन देती हैं और बीच में वो कभी भी सरकार को गिरा सकती हैं। अपना मत को, समर्थन को क्या कर लेंगी? वापस कर लेंगी। ठीक है, तो जब कभी भी सरकार बीच में गिर सकती है, तो जब कभी भी सरकार बीच में गिर सकती है तो उसको क्या बोलेंगे? राजनीतिक अस्थिरता। ठीक है, और राजनीतिक स्थिरता का मतलब होता है कि सरकार का बन जाना और खूब अच्छे से 5 साल तक काम करना। राजनीतिक स्थिरता का मतलब क्या हुआ? सरकार का बन जाना और
5 साल तक खूब अच्छे तरीके से काम करना। ठीक, अगर 5 साल तक सरकार नहीं चलती है, बीच में ही गिर जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? राजनीतिक अस्थिरता। आगे समझ में? अब हम बात करते हैं त्रिशंकु संसद क्या होता है। मान लो कि भारत के संसद में 542 कुल सांसद हैं, तो बहुमत के लिए कितना चाहिए? 271। 271 मतलब इसका पॉइंट है और इससे एक अधिक, यानी कि 272। इतना हो रहा ना? तो 542 कुल है, आधे से एक अधिक जिसके पास सांसद होंगे उसकी सरकार बनेगी। लेकिन कई बार एक ऐसी स्थिति बन जाती है या एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जब किसी भी दल को, ठीक है, या किसी भी पार्टी को क्या होता है? पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, यानी कि 272 सीट अकेली पार्टी नहीं ला पाती है। उस स्थिति में क्या होता है कि उसको हम बोलते हैं त्रिशंकु संसद, हैंग पार्लियामेंट। जब किसी भी दल बहुमत को के आंकड़े को छू न सके, अकेली पार्टी, ठीक है ना, 2 को 3 को मिला के नहीं, तो जब कोई भी अकेली पार्टी अगर उस बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाती है तो हम उसको बोलते हैं त्रिशंकु संसद या हैंग पार्लियामेंट। जब हैंग पार्लियामेंट हो जाता है, यानी कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, तब क्या करते हैं? तब वहां पर चलती है गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार में 2, 4, 5, 8, 10, 20, 30 पार्टियां मिल करके और एक गठबंधन बनाती हैं और गठबंधन बना करके और सरकार चलाती हैं। जैसे हमारे भारत में अभी 2 गठबंधन काम कर रहे हैं, एक है यूपीए और दूसरा है एनडीए। यूपीए जो कांग्रेस वाली गठबंधन है और एनडीए जो है भाजपा वाली गठबंधन है। आगे समझ में? भारत में 2 गठबंधन की सरकारें हुई हैं, एक है यूपीए की और एक एनडीए की। यूपीए वो है जो कांग्रेस की सरकार चलाती है और एनडीए वो है जो भाजपा की सरकार चलाती है। अब हम बात करते हैं गठबंधन सरकार की। समझ में आया क्या होता है गठबंधन सरकार? जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के एक गठबंधन बनाती हैं और फिर सरकार बनाती हैं, ठीक है, तो उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। अब हम बात करते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व या अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर में इस टॉपिक पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को खूब अच्छे से समझ के ही पेपर में बैठना। अब ये होता क्या है, आइए इस बात को जानते हैं। तो इस प्रणाली में पूरे देश को एकल चुनाव क्षेत्र के रूप में लिया जाता है और चुनाव करवाए जाते हैं। जैसे यह भारत, और इस भारत में क्या है कि 542 क्षेत्रों में इसको क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। यानी कि इस भारत को 542, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों में इसको बांट दिया गया है और उन 542 निर्वाचन क्षेत्रों को क्या माना जाता है? एक सीट, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सीट, दूसरा निर्वाचन क्षेत्र 2 सीट, तीसरा निर्वाचन क्षेत्र 3 सीट, ठीक है। तो पूरे भारत में 542 सीटों पर क्या होता है? चुनाव कराया जाता है, ठीक है। अब ये कहां होता है? तो ये होता है साधारण बहुमत प्रणाली में।
लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है उसमें क्या होता है कि पूरे देश को एकल चुनाव क्षेत्र मान लिया जाता है। जैसे इसमें 542 क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एकल चुनाव क्षेत्र मान लिया जाता है, एक ही चुनाव क्षेत्र मान लिया जाता है, ठीक है, और चुनाव करवाए जाते हैं। मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को, यानी कि पूरे देश से मतदाताओं का क्या मत ले लिया गया कि आपको किस पार्टी को देना है, ए को देना है, बी को देना है, सी को देना है, डी को देना है या ई को देना है। ये राजनीतिक पार्टियां हैं। ए मान लीजिए भाजपा, बी कांग्रेस, सी जनता दल, डी समाजवादी पार्टी, ई शिवसेना। समझ में आ रहा? तो लोग जो हैं पूरे देश से, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं कि 1 लाख वोट भाजपा को मिला, 50,000 वोट किसी दूसरे पार्टी को मिला, 40,000 वोट सी को मिला, 20,000 वोट डी को मिला और 10,000 वोट ई को मिला। ठीक, तो इन वोटों का प्रतिशत के हिसाब से अनुपात में बांटा जाएगा। अब मान लो कि ये कुल मतों के हिसाब से देखेंगे कि कितना प्रतिशत है। मान लो कि ये 60% है, ये मान लो कि 40% है, ये मान लो कि, तो इसी प्रतिशत के हिसाब से 542 अगर सीट कुल है, कुल सांसद भेजे जाने हैं, ठीक है, तो इसका 40% निकाल करके मान लो कि 40% में मान लीजिए कि आपको 250 सीट आ गए, 30% में मान लो कि 150 सीट आ गए, 20% के हिसाब से मान लो कि 75 सीट आ गए, 10% के हिसाब से मान लो कि 50 सीट आ गए और 5% के हिसाब से मान लो कि 30 सीट आ गए। तो उस पार्टी को इतने सीट, इस पार्टी को इतने सीट, इस पार्टी को इतने सीट, इस पार्टी को इतने सीट और इस पार्टी को इतने सीट दे दिए जाएंगे। अब वो पार्टी क्या करेगी कि अपने लोगों को, जो उनके उम्मीदवार हैं, ठीक है, उन उम्मीदवारों को 150 उसके उम्मीदवारों को अपना उस संसद में भेज देगी। ये पार्टी अपने 150 उम्मीदवारों को भेजेगी, ये पार्टी अपने 250 उम्मीदवारों को भेजेगी, ये अपने 75 उम्मीदवारों को भेजेगी, ठीक है। अब ये अपने उम्मीदवारों को कैसे भेजेगी, तो इन सब उम्मीदवारों के क्या होती है, एक प्रायोरिटी दी जाती है। प्रायोरिटी समझ में आता ना, प्राथमिकता। ठीक, जैसे मान लो, समझा रहा हूं मैं यहाँ पे कि प्रायोरिटी में क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी पार्टी ने अपने 300 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी है, ठीक, 300 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी है। ऐसे 1 नंबर अमर कुमार, बी नंबर बबलू सिंह, 3 नंबर अजय, 4 नंबर, ऐसे करके मान लो कि 300 लोगों की लिस्ट जारी किया है। तो जो शुरू के 250 लोग ही संसद में भेजे जाएंगे, ये प्रायोरिटी मानी जाएगी। 1 नंबर पे होगा, जैसे मान लो कि 10 ही व्यक्ति उसके चुने जाते, तो शुरू के 10 व्यक्ति जाएंगे। अगर 100 व्यक्ति चुने जाते हैं तो शुरू के 100 व्यक्ति भेजे जाएंगे। अगर 250 चुने जाते हैं तो शुरू के 250 जाएंगे। अगर 300 व्यक्ति चुने जाते हैं तो सारे के सारे जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो इस जो मत प्रणाली है, ठीक है, चुनाव की जो पद्धति है, उसको बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व या अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इतनी बात समझ में आ गई? जिस अनुपात में उन्हें वोट में हिस्सा मिलता है, प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की प्राथमिकता सूची जारी कर देता है।
प्रायोरिटी के आधार पर एक सूची जारी कर देता है। उसे उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लिया जाता है। मैंने बताया कि 10 अगर सीट आती हैं तो शुरू के 10 जाएंगे, 50 आती है तो शुरू के 50 जाएंगे, 100 आती है तो शुरू के 100 जाएंगे, अगर 250 आते हैं तो शुरू के 250 जाएंगे। आगे संग में, और जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है, चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। और इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसको वोट मिलते हैं। मैंने बताया था यहाँ पे कि अगर किसी को 1 लाख वोट कुल मतों का 40% है तो 40% के हिसाब से उसको अगर 250 सीट अलॉट होता है तो उसके 250 व्यक्ति संसद में जाएंगे। अगर कुल मतों का 50,000 30% होता है तो उस पार्टी के 30% के हिसाब से 150 लोग संसद में जाएंगे। इस तरीके से सारे लोगों को क्या किया जाता है, संसद में भेजेगी। और ये जो चुनाव है समानुपातिक प्रतिनिधित्व या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये जो है इजराइल में, अर्जेंटीना में, पुर्तगाल और नीदरलैंड, इन 4 देशों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनाव कराया जाता है। आगे समझ में सबको, कौन से 4 देश हैं? इजराइल, अर्जेंटीना, पुर्तगाल और नीदरलैंड में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कितने प्रकार की होती है, आइए हम इस पर भी बात कर लेते हैं। तो पूरे देश को एकल चुनाव क्षेत्र के रूप में लिया जाता है, एक ये होता है। दूसरा है सूची प्रणाली, जब देश को अनेक पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। देश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। एक वो पद्धति होता है जिसमें एकल प्रणाली होता है, पूरे देश को एकल चुनाव क्षेत्र मान लिया जाता है। और एक वो प्रणाली होता है, समानुपातिक में ही होता है, जिसमें अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में देश को क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। ये दूसरी प्रकार है। और तीसरा है संचित मत प्रणाली, और तीसरा है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ये भी चुनाव का एक प्रकार है जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत आता है।